नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। राजस्थान में एक ज़िला है श्री गंगानगर, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। ये राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर का एरिया कहा जाता है और इसी श्री गंगानगर में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है घड़साना। इस घड़साना कस्बे के एक गांव से 13 जनवरी 2026 को, यानी पिछले महीने की यह बात है, एक 32 साल का शख्स जिसका नाम भजन लाल है, वो बहुत रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। घर से वो बाजार जाने की बात कहकर निकलता है, लेकिन घर नहीं लौटता। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है और इस तरह से भजन लाल बिल्कुल लापता हो जाता है। घर वाले 2 दिनों तक, बल्कि 3 दिनों तक उसे ढूंढते रहते हैं। जगह जगह नाते रिश्तेदारों में, बाज़ार में, जिन लोगों से आखिरी बार उसकी बातचीत हुई थी उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन भजन लाल का कुछ भी पता नहीं चलता। और 3 दिन गुजरने के बाद आखिरकार 16 जनवरी को भजन लाल के पिता, जिनका नाम कृष्ण लाल है, वो नई मंडी पुलिस स्टेशन में घड़साने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस FIR दर्ज करती है, रिपोर्ट दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद इस मामले की छानबीन शुरू कर देती है। चूँकि एक बालिग शख्स की गुमशुदगी का मामला था, तो आमतौर पर ऐसे मामलों को गुमशुदगी में ही दर्ज किया जाता है। किडनैपिंग जैसी चीज़ एट फर्स्ट जो है वो लिखी नहीं जाती, क्योंकि आमतौर पर अगर छोटे बच्चे गायब होते हैं तो अपहरण का मामला बाय डिफ़ॉल्ट दर्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बालिग शख्स गायब हुआ था, तो नाबालिग होता तो बात और होती, बालिग चूँकि गायब हुआ था तो गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ। अब भजनलाल की गुमशुदगी की जानकारी श्री गंगानगर की पुलिस आसपास के ज़िलों में, चाहे वो हरियाणा हो या फिर राजस्थान के दूसरे ज़िले हों, उन जगहों पर पुलिस फ्लैश करती है और जो भी भजनलाल की तस्वीर है वो भी शेयर की जाती है। और अलग अलग ज़िलों से ये कहा जाता है कि अगर उनको ऐसा कोई आदमी कहीं पर नज़र आए तो उसके बारे में श्री गंगानगर पुलिस को सूचना दी जाए। इसके बाद जांच चलती रहती है और पुलिस भी इंतज़ार करती रहती है। कई रोज़ गुजर जाते हैं और जनवरी महीने की आखिरी तारीख को घड़साने की पुलिस को एक बात पता चलती है। पुलिस को पता चलता है कि श्री गंगानगर से होकर बहने वाली एक नहर, जिसे इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, उस नहर में एक मोटर बाइक पानी के अंदर पड़ी हुई है। और जिस जगह पर ये मोटर बाइक पड़ी हुई थी, उस जगह में नहर का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उसको जिस तरह से चिन्हित किया जाता है, उसको 465 हेड कहते हैं। यानी नहर में 465 हेड वाली लोकेशन पर एक बाइक के पड़ी होने की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस इस बाइक को नहर से रिट्रीव करती है, बाहर निकालती है। बाइक का नंबर चेक किया जाता है। इत्तेफाक से ये नंबर वही है जो भजनलाल के बाइक की है, यानी ये बाइक भजनलाल की है। पुलिस के लोग इसके बारे में घड़साना के गांव में रहने वाले भजनलाल के घर वालों को, खासकर उसके पिता को, सूचित करते हैं और बताते हैं कि आपका बेटा तो हमें नहीं मिला है, लेकिन आपके बेटे की मोटरसाइकिल हमें नहर में ज़रूर मिली है और ये रही मोटरसाइकिल, हमने उसको रिकवर कर लिया है। ये सुनकर भजनलाल के पिता और घर के तमाम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नहर में मोटरसाइकिल का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद भजनलाल भी कहीं नहर में डूब गया, चाहे वो एक्सीडेंटली हो या किसी ने डुबा दिया हो, लेकिन नहर में डूबने की आशंका जो है वो बढ़ गई। इसके बाद घर वालों ने उस नहर को ट्रैक करने का फैसला किया। मतलब श्री गंगानगर से आगे नहर राजस्थान में जिस दिशा की तरफ भी बढ़ती है, घर वालों ने तय किया कि वो उस नहर में आगे की तरफ बढ़कर लोगों से पूछताछ करते हुए चलेंगे कि कहीं किसी आदमी को जिंदा या मुर्दा उस नहर के आसपास लोगों ने देखा या नहीं। भजनलाल के बारे में मैं आपको बताऊं, ये कारपेंटर का काम करता है और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर में पत्नी है। तो पूरे परिवार में काफ़ी दुख का माहौल है, क्योंकि भजनलाल के गायब होने के बाद जो उसके बुज़ुर्ग हैं, माता पिता, वो तो खैर परेशान हैं ही, बीवी बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। और जिस तरह से ये गुमशुदगी हुई है वो इंडिकेट कर रही है कि कोई हादसा है, हो सकता है भजनलाल किसी हादसे का शिकार हो गया हो, क्योंकि नहर में बाइक मिलती है। तो घर के लोग बहुत भरे मन से, घबराए हुए भजनलाल को तलाश करने का फ़ैसला करते हैं और नहर के किनारे किनारे अपनी तरफ से वो ढूंढते भी हैं कि कहीं भजनलाल के बारे में कोई सुराग, कोई जानकारी मिले। कई दिनों का वक्त और गुजर जाता है और 2 फरवरी को राजस्थान के फलौदी ज़िले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नोखा। वहाँ नहर से नोखा की पुलिस एक डेड बॉडी रिकवर करती है।
ये लाश जो है काफ़ी सड़ी गली अवस्था में थी और देखकर उस शख्स को, उस आदमी को पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन चूंकि भजनलाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही फ्लैश हो चुकी थी और अलग अलग ज़िलों की पुलिस इस रिपोर्ट से वाकिफ़ थी, तो जो फलौदी ज़िले की पुलिस है, खासकर नोखा पुलिस स्टेशन की पुलिस, वो इसके बारे में श्री गंगानगर की घड़साना पुलिस को इन्फॉर्म करती है और बताती है कि हमारे थाने की हद में नहर से एक आदमी की लाश मिली है, तो आपके इलाके से एक शख्स गुम हुआ था, एक बार उसके घर वालों को बताया जाए। इस पर जो घड़साना की पुलिस है वो भजनलाल जो गायब है उसके पिता कृष्णलाल को कांटेक्ट करती है और कृष्णलाल अपने बेटे की लाश पहचानने के इरादे से नोखा पहुंचते हैं फलौदी ज़िले में। नोखा पहुंचने के बाद उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। ये लाश वाकई उनके बेटे भजनलाल की ही है। लाश की हालत ऐसी है कि उसे देखकर पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि एक पिता है वो अपने बेटे की लाश तो पहचान ही लेता, चाहे कितनी भी खराब हालत क्यों ना होती। तो कृष्णलाल भजनलाल की लाश को देखकर पहचानने में कामयाब हो जाता है। अब भजनलाल का जो शव बरामद किया गया था उसे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। ऊपरी तौर पर जब पुलिस लाश का मुआयना करती है तो कुछ खास चीज़ों पर पुलिस का ध्यान जाता है और इसमें एक चीज़ तो यही है कि भजनलाल के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और इसके अलावा सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट मारे जाने के निशान मौजूद थे, जिससे लगता था कि शायद गला घोंटकर और सिर पर वार करके उसकी हत्या की गई है। जिस तरह से नहर में मोटरसाइकिल मिली और उसके बाद लाश बरामद हुई वो क्लियर कट मर्डर का केस लग रहा था और इसीलिए नोखा की जो पुलिस है वो इस सिलसिले में कत्ल का FIR दर्ज करती है। लेकिन चूंकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस यानी घटनाक्रम की शुरुआत जो है वो नोखा से नहीं बल्कि घड़साना से हुई थी, श्री गंगानगर से, तो नोखा की पुलिस इस सिलसिले में 0 FIR दर्ज करती है और इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है श्री गंगानगर के घड़साना थाने में। अब घड़साना थाने की पुलिस जो है इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू करती है। SHO जो हैं घड़साना थाने के, उनकी अगुवाई में एक टीम बनाई जाती है। देवीलाल सहारन SHO साहब का नाम है और ये टीम छानबीन शुरू करती है, पता करने की कोशिश करती है कि आखिर भजनलाल की ऐसी दुश्मनी किससे थी कि किसी ने उसकी जान ही ले ली। वो क्या काम करता था, किसके साथ उठता बैठता था, क्या परिवार में कोई उथल पुथल, कोई रिश्तों की पेंच, सारी चीज़ों के बारे में पुलिस पता लगाती है। पुलिस को शुरुआत में बहुत ज़्यादा कंक्रीट कोई जानकारी या क्लू इस मामले में नहीं मिल पाती, लेकिन पुलिस जब इस मामले का टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने की शुरुआत करती है तो वो भजनलाल और परिवार के बाकी लोगों के मोबाइल नंबरों को भी सर्विलांस पर लेती है और उसके CDR भी निकालती है। CDR निकालकर उसका एनालिसिस करना पुलिस शुरू करती है। इस क्रम में पुलिस का ध्यान एक बड़ी शॉकिंग चीज़ की तरफ जाता है। वो शॉकिंग चीज़ ये है कि भजनलाल की जो पत्नी है इंदिरा, उसका किसी आदमी से बहुत ज़्यादा बार हर रोज़ बातचीत होती है और घंटों घंटों वो बातचीत होती है। ये आदमी जो है वो ऑब्वियसली उसका पति भजनलाल नहीं है, भजनलाल के अलावा किसी और से बातचीत हो रही है, तो ये आदमी कौन हो सकता है। अब पुलिस गांव में ही भजनलाल की पत्नी के बारे में पता करती है। भजनलाल के परिवार वालों से भी पता किया जाता है, प्लस गांव में जो पुलिस के मुखबिर हैं उनसे भी पूछताछ होती है, पता किया जाता है। तो पता चलता है कि इंदिरा गांव के रहने वाले एक शख्स, एक आदमी जिसका नाम प्रभु दयाल है, जो मजदूरी करता है, उसके साथ वो इलिसिट रिलेशनशिप में है, अफेयर में है। 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ है वो। इसके बावजूद वो प्रभु दयाल नाम के एक आदमी के साथ अफेयर में है। पुलिस और जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि भजनलाल जो कि इंदिरा का पति था, उसको भी इस अफेयर के बारे में जानकारी हो गई थी और वो लगातार इंदिरा को और प्रभु दयाल को इस तरह की हरकतों के लिए रोका टोका करता था। इसके बाद जिस तरह से भजनलाल गायब हुआ उससे पुलिस का शक जो है वो प्रभु दयाल और इंदिरा पर गहरा गया। अब पुलिस ने प्रभु दयाल की CDR निकलवाई और ये चेक करना शुरू किया कि जिस दिन 13 जनवरी को भजनलाल गायब हुआ था उस दिन प्रभु दयाल की मूवमेंट कहाँ थी, क्या थी। तो पुलिस जब वो ट्रैक करती है तो पता चलता है कि प्रभु दयाल की मूवमेंट उस दिन उसी नहर के इर्द गिर्द, इंदिरा गांधी कैनाल के इर्द गिर्द थी और घड़साना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वो ट्रैवल करके 465 हेड जो इंदिरा गांधी कैनाल का एक जो मार्ग है वहाँ तक वो गया था और वहाँ से फिर वो वापस आया। मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है वो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही थी। ये इस बात का प्रमाण था कि जहाँ पर भजनलाल की मोटर बाइक नहर में पाई गई उस जगह पर जिस दिन भजनलाल गुम हुआ उस जगह पर प्रभु दयाल, जिस पर कत्ल का शक है, उसकी मौजूदगी थी। अब पुलिस ने देर नहीं की।
पुलिस ने फौरन इंदिरा को और प्रभुदयाल इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। इनसे जब पूछताछ शुरू हुई तो इन्होंने कबूला कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हैं और दोनों ने ये कबूल लिया कि उन्होंने ही मिलकर भजनलाल की हत्या करने की साजिश रची थी। इंदिरा का ये कहना था कि प्रभुदयाल से उसके रिलेशनशिप के बारे में जब भजनलाल उसके पति को जानकारी मिल गई तो भजनलाल न सिर्फ रोकने टोकने लगा बल्कि उसके साथ बहुत बदसलूकी और मारपीट भी किया करता था। 13 जनवरी को भी उसने अपनी पत्नी इंदिरा के साथ मारपीट की थी और इसी से गुस्सा कर इंदिरा ने प्रभुदयाल को ये सारी बातें बताई थी और प्रभुदयाल से कहा था कि वो किसी भी तरह हो सके भजनलाल की हत्या कर दे। प्लानिंग के तहत इंदिरा ने भजनलाल को बाज़ार भेजा था और जब वो बाज़ार से लौट रहा था भजनलाल, तो रास्ते में गांव के बाहर प्रभुदयाल ने एक 15 साल के लड़के, जो कि नाबालिग है, 15 साल है तो नाबालिग होगा ही, उसके साथ उसने भजनलाल को बीच रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद इधर उधर की बातों में उलझाकर पीछे से डंडे से भजनलाल के सिर पर उन्होंने बहुत ज़ोरदार प्रहार किया। भजनलाल दर्द से छटपटाता हुआ बाइक से नीचे गिर गया और इसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला घूंट दिया। गला घूंटने के बाद भजनलाल जो है वो ढीला पड़ गया, उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और ये जो दो लोग हैं, प्रभुदयाल और वो माइनर लड़का जिन्होंने मिलकर भजनलाल की हत्या की, इन्होंने भजनलाल के शव को उसी की बाइक में बीच में रखा, यानी बैठे हुए हालत में उसको पकड़ लिया और पीछे वो माइनर बैठा और प्रभुदयाल जो है वो बाइक चलाता रहा और ये घड़साना से नहर के किनारे किनारे तकरीबन 50 किलोमीटर तक उस बाइक को लेकर गए और वो गए 465 हेड तक। उस जगह पर जाकर उन्होंने बाइक भी नहर में फेंकी और अभी बाइक फेंकने से पहले जब वो भजनलाल की लाश को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, तब तक इत्तेफाक देखिए, एक कुदरत का खेल देखिए, भजनलाल को होश आ गया। लेकिन जिसका गला घूंटा जा चुका हो, जिसके सिर पर पहले ही डंडे से ज़ोरदार प्रहार किया गया हो और इतना भयानक प्रहार किया गया हो कि हमला करने वाले लोगों को लगे कि ये आदमी मर चुका है, उस आदमी को अगर होश आ भी जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल किसी स्वस्थ आदमी की तरह तो हो नहीं सकता। तो होश उसे आया ज़रूर, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, बेहोशी की हालत में ही था, होश उसको आने लगा था। ये देखकर प्रभुदयाल और वो माइनर, ये दोनों घबरा गए। उनको लगा कि अरे ये तो ज़िंदा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि नहर में या पानी में डालने के बाद ये ज़िंदा हो जाए, बच जाए। तो फिर इन्होंने भजनलाल को बाइक से नीचे उतारा और ईंट से उसके सर को बुरी तरह से कुचल दिया। यानी भजनलाल की एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने दूसरी बार हत्या की। अपनी तरफ से तो एक बार हत्या कर ही चुके थे और उन्हें लग रहा था कि भजनलाल मर गया है, लेकिन भजनलाल की मौत नहीं हुई थी। दूसरी बार उसके सिर पर घातक प्रहार किया और जब वो कन्फर्म हो गए कि अब तो भजनलाल मर ही चुका है, तो फिर उन्होंने भजनलाल की लाश को नहर में डाला और साथ में उसकी बाइक को भी वहाँ पर फेंक दिया। इसके बाद वो वापस घर चले आए। इसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई और कैसे कैसे इस मामले की तफ्तीश हुई, कैसे कैसे वो पकड़ा गया, ये सारी कहानी आप जानते हैं। भजनलाल की लाश को नहर के पानी में डाले जाने के बाद वो लाश बहकर 270 किलोमीटर दूर नोखा चली गई थी। बाइक तो खैर जहाँ डाली गई बाइक वहीं मिल गई, लेकिन लाश बहती रही और उसी बहती हुई लाश ने आखिरकार जब वो नोखा में रिकवर हुई वो लाश, तो उससे पुलिस को इस मामले में एक क्लू मिला और ये पता चला कि भजनलाल की मौत हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। फिर इस मामले की जांच शुरू हुई और तब पुलिस कातिलों तक पहुंची। तो ये एक ऐसा शॉकिंग मामला है जिसमें एक शख्स जिसे कातिल मरा हुआ समझकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे, वो बीच रास्ते में ज़िंदा हो गया। लेकिन इसके बाद कातिलों ने उसकी देखा जाए तो दोबारा हत्या की। टेक्निकली देखा जाए तो दोबारा हत्या नहीं है, हत्या तो एक ही बार हो सकती है, लेकिन उनकी नज़र में ये दूसरी हत्या थी क्योंकि पहली बार तो वो हत्या कर चुके थे। तो खैर, जिसकी जान जानी होती है उसकी जान चली जाती है, लेकिन जान लेने वालों को अफसोस नहीं होता। पुलिस वाले जो है उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया और ये जो प्रभुदयाल है, प्रेमी, और इंदिरा, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस नाबालिग लड़के को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इंदिरा और प्रभुदयाल पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई है, यानी एक नाबालिग लड़के को इतने संगीन अपराध में शामिल करवाना, इससे उनका अपराध और भी संगीन हो जाता है और पुलिस को यकीन है कि इनको कड़ी सज़ा दिलाने में वो कामयाब होगी।
तो ये थी आज की पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था किस तरह से बेंगलुरु की पुलिस ने ट्रैप लगाकर एक बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट को पकड़ा और उसके लिए पुलिस वाले अंडरकवर एजेंट की तरह ड्रग डीलर के संपर्क में बने रहे और आखिरकार ड्रग डीलर को ल्यूर करके अपने बताए हुए ठिकाने तक बुलाने में कामयाब रहे और उसे दबोच लिया। वो पूरा ऑपरेशन एक कोवर्ट ऑपरेशन था, सीक्रेट ऑपरेशन था। उसे पुलिस ने कैसे अंजाम दिया, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है, ये कमेंट पढ़ते हैं। जगदीश चांडेगड़ा जी ने उस स्टोरी पर कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि हमारे देश में समाज में ड्रग की विकृति जो है वो बढ़ती जा रही है, खासकर बड़े शहरों में। इससे बचने और सजग रहने की ज़रूरत है और ड्रग को लेकर कानून में भी बदलाव होना चाहिए। योगा विथ विकास के नाम से एक आईडी है, विकास ने कमेंट किया है और इनका ये कहना है कि पुलिस ने वाकई बेहतरीन काम किया है और पुलिस अगर ऐसे ही काम करती रहे तो फिर सारी समस्याएं जो है वो हल तो नहीं होंगी, लेकिन समस्याओं का काफ़ी हद तक निराकरण हो जाएगा, अपराध की घटनाएं कम होंगी। विकास दास रुड़की उत्तराखंड से हैं। मॉम्स 53 के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है, लेकिन कमेंट में उन्होंने जो लिखा है मुझे वो समझ में नहीं आया। होल के नाम से एक आईडी है और उन्होंने भी जो कमेंट लिखा है वो कुछ पॉलिटिकल है, कुछ है, वो क्या कहना चाहते हैं उनका कमेंट पढ़ के मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों को वक्त मिले तो कमेंट सेक्शन में जाकर इन्होंने जो कमेंट लिखा है उसका मतलब अगर आप लोग समझ पाएँ तो मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। होमी राय ने सैल्यूट टू कर्नाटका पुलिस लिखा है और मोहम्मद मोइनुद्दीन ने कहा है कि बिना कुछ किए हर कांड में मेरा नाम आ जाता है। जो एक आरोपी था ड्रग डीलिंग वाले मामले में, उसमें एक का नाम मोइनुद्दीन था, तो इसीलिए मोइनुद्दीन जी इसमें अपनी राय दे रहे हैं। और ये एक, मैं इसको ऑब्वियसली ह्यूमर ही कहूँगा कि वो कह रहे हैं कि बिना कुछ किए हर कांड में मेरा नाम आ जाता है। ये इत्तेफाक है मोइनुद्दीन जी, आपके नाम वाले बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। कुरुक्षेत्र कुरियर्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि आवाज़ बहुत कम है। चले देखते हैं कुछ और लोगों ने भी आवाज़ को लेकर कंप्लेन किया है या नहीं। अभी तक तो किसी ने नहीं। परूप श्रेष्ठा जी ने लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी लिखा है। रंजना कामले का कमेंट है, स्वागत आपका। AKSB8ZJ, सुप्रतिम जी आज मेरी फर्स्ट कार की 3rd एनिवर्सरी है, आप प्लीज़ बेस्ट विशेस भेज दीजिए। क्या बात है, चलिए हो गया बेस्ट विशेस आपको, बहुत शुभकामनाएं। सौम्या भट्ट ने भी कमेंट किया है, नमस्ते फ्रॉम बेंगलोर, ये लिख रही हैं और इनके शहर की ही स्टोरी है तो इन्होंने रिलेट किया होगा, इसीलिए इन्होंने कमेंट किया है आज। शशांक जी ने कहा निपटा दिया था क्या किसी ने। ये लगता है मुझे ही लिख रहे हैं क्योंकि मैं 1-2 दिन आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। उसकी वजह कुछ वर्कलोड का ही था। दरअसल शम सर जो हैं वो बाहर गए हुए थे और मेरी जो कलीग हैं मनीषा, वो अपने शूट में बिज़ी थी, तो वर्कलोड कुछ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ आप लोगों के सामने क्राइम तक में स्टोरी लेकर नहीं आ पाया। तो खैर ये एक्सक्यूज़ेस तो दे देकर सच तो ये है कि मतलब मैं भी बोर हो गया हूँ, आप लोग तो हो ही गए होंगे। गीता रानी गुप्ता ने भी कमेंट किया है, सर कहानी सुनाते वक्त कहानी का डेट डाला जाता तो पता रहता कि ये कहानी किस दिन की है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे कहानी में नंबर देने की तो शुरुआत कर दी है और जब मैं किस दिन की घटना है अगर उसकी आप बात करें तो जैसे आज भी मैंने बताया 13 जनवरी की घटना है और उसके बाद पुलिस ने 1 या 2 फरवरी को इस मामले में मर्डर केस रजिस्टर किया, तो स्टोरी में भी मैं जिक्र करता हूँ और जो थंबनेल होता है उसमें मैं अब नंबर देने की मैंने शुरुआत कर दी है। इमरान कह रहे हैं कि आप ज्ञान ज़्यादा देते रहते हो, इसलिए अब आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है भाई। चलिए आपकी मर्ज़ी है इमरान जी, बहुत धन्यवाद आपका। पंकज राणा जी ने भी कमेंट किया है, वेरी नाइस सर, आपका हर एपिसोड देखता हूँ, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका सर। ये भी धन्यवाद इन्होंने लिखा, ये भी एक अद्भुत बात है। देखिए इसके ऊपर एक दर्शक ने ये लिखा कि मैं ज्ञान ज़्यादा देता हूँ और स्टोरी सुनने में उन्हें अच्छा नहीं लगता, और उसके ठीक नीचे पंकज जी ये लिख रहे हैं कि स्टोरी बताने का तरीका बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगता है स्टोरी सुनना, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं वो। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि मेरे जैसा आदमी कंफ्यूज तो हो ही जाएगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।